సమాజంలో వ్యక్తులు సమూహాల మధ్య వచ్చే వివాదాలను పరిష్కరించి శాంతియుతమైన సమాజాన్ని స్థాపించడానికి కమ్యూనిటీ పెద్దలు నడుం బిగించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సునోజ్ పాల్ పిలుపునిచ్చారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించి ఆయా జిల్లాల న్యాయ సేవా సంస్థలు గుర్తించిన కమ్యూనిటీ మీడియేటర్లు 3 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాలను ఆయన హనుమకొండలో ప్రారంభించారు. కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ విధానంలో వివాదాలు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. అలాగే మొదటిసారిగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ విధానం విజయవంతమైందని, ఆ తరువాత మధ్యప్రదేశ్లో కూడా సక్సెస్ అయిందని పేర్కొన్నారు. సమాజంలో ఉన్న కమ్యూనిటీ పెద్దలు కోర్టుల వరకు రాకుండా వేల సంఖ్యలో వివాదాలను పరిష్కరించారని చెప్పారు. కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ విధానంలో వివాదం పరిష్కారం అయితే వ్యక్తులే కాకుండా కుటుంబాలు కూడా సంతోషంగా ఉంటాయని చెప్పారు. ఇటువంటి గురుతర బాధ్యతలను పెద్దలు తమ భుజస్కంధాల మీద వేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. एक दूसरा क्षेत्र है जो बुरी तरह से समाज को चिंतित कर रहा है, वो एक नए किस्म के मामलों की शुरुआत है जो माता पिता और बच्चों के बीच में सीनियर सिटीजन एक्ट आया। अब उसमें भी मुकदमे आ रहे हैं कि बेटा हमको खाने को नहीं देता है, बेटा हमको रहने नहीं देता, इस तरह के मुकदमे आ रहे हैं। और उसमें भी बहुत सारे अहंकार के झगड़े हैं, इनकॉम्पैटिबिलिटी के झगड़े हैं। इसके अलावा इस कम्युनिटी मीडिएशन को हम लोगों ने, जो इंदौर का हमारा तजर्बा है, इंदौर में जो कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर बने तो हर समाज ने अपना अपना एक कम्युनिटी सेंटर बनाया। तो कम्युनिटी मीडिएशन का काम तो उसमें हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन होता है। बाकी दिनों में उन्होंने ये कोशिश की कि जो बच्चे हमारे 10वीं या 12वीं कक्षा पास करके चले जाते हैं उन लोग अपनी पुरानी किताबें हमारे कम्युनिटी सेंटर्स को दे दें। तो उन कम्युनिटी सेंटर्स में लाइब्रेरी बनाई गई। जो रिटायर्ड टीचर थे वो वहां पर उन बच्चों को जो नशे की तरफ जा रहे थे, जो दूसरी भटकाव का शिकार हो सकते थे, उनको उन्होंने फ्री में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया उन कोचिंग मीडिएशंस में। तो हमारे पास ज्यादातर आप लोग बुजुर्ग लोग यहां पर हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोग इन कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और इन कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स को शुरू में हम मैट्रिमोनियल और बंटवारे के झगड़ों के लिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन कम्युनिटी मीडिएशंस का बहुत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बाउंड्री का झगड़ा है 2 पड़ोसियों के बीच में, अपार्टमेंट में रहने वालों का झगड़ा है। मध्य प्रदेश में तो हमने जो व्यापारियों की संस्था है उनकी ट्रेनिंग कराई, और कई बार एक बड़े व्यापारी से छोटा व्यापारी सामान ले जाता है कि मैं 3 महीने में किस्तें दे दूंगा, नहीं दे पाता है किसी मजबूरी से, उसके लिए रिकवरी का सूट दाखिल होता है, बरसों वो चलता है। तो ये चीजें आपस में बैठ के सुलझाई जा सकती हैं। तो हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी वहां मीडिएशन ट्रेनिंग कराई। तो हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये कम्युनिटी मीडिएशन कोई बहुत नया फलसफा नहीं है। हमारे यहाँ पहले पंच ये काम करते रहे हैं, समाज के बुजुर्ग लोग ये काम करते रहे हैं, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे कम हो गई थी या कमजोर हो गई थी। तो मैं आप सबसे तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से ये गुजारिश करने आया हूं कि आप सभी लोग इस इतनी बड़ी संख्या में यहां सिर्फ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आप अपने समाज में मैट्रिमोनियल फ्रंट पे जिस तरह से बिखराव हो रहा है, समाज का मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन खासतौर पे जिस तरह से ऐसा लगता है कभी कि ध्वस्त हो जाएगा, उससे चिंतित हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि इन तमाम टेक्निकल सेशंस में हमारे जो एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं वो आपसे एक एक चीज पर मुखातिब होंगे कि इसका मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल पक्ष कैसे होता है, कम्युनिटी मेडिएशन की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे जब आप 2 लोगों को जो आपस में लड़ झगड़ कर आए हैं, कैसे उनसे बात करके जो असली मसला है उसको समझ सकें। कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि झगड़ा बहुत बड़ा था, बाद में पता लगा कि वो शुरू हुआ चाय ना बनाने या बनाने को लेकर। तो इस तरह की जो मसले हैं उसमें असली मुद्दा क्या है, उन दोनों के बीच में जो एक इम्पास है जिसको कहते हैं, या एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि वो आपस में बात करने को तैयार नहीं है, तो वो बात
कैसे उनकी बात वापस शुरू कराई जाए, कैसे उसको किया जाए, इसकी एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग वो आपको देंगे। और उसके बाद आप अपनी अपनी कम्युनिटीज में मीडिएशन सेंटर खोल सकते हैं। भारत सरकार ने, हमने जब 2021 में इंदौर में ये शुरू किया तब इसका कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन 2023 में भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट ले आया जिसमें कम्युनिटी मीडिएशन का एक पूरा चैप्टर है जिसको अभी नोटिफाई होना बाकी है, रूल्स शायद उसके बन रहे हैं। तो इसको अब एक कानूनी जामा भी मिल गया है, कानूनी स्वरूप भी मिल गया है। तो मुझे उम्मीद यह है कि आप लोग यहां से जाएंगे और उसके बाद ये इन विवादों में अपने अपने समाजों में अपना योगदान देंगे ताकि समाज में जो समरसता है वो बनी रहे। भारत का जो संविधान है उसमें अधिकारों की बात की गई है जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबको पता होता है, लेकिन उसमें एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी है कि हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या हैं। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हमारा हर नागरिक का एक मूलभूत कर्तव्य यह भी है कि वो समाज में सामंजस्य लाने की, सौहार्द लाने की, प्रेम लाने की भी कोशिश करे। और ये कम्युनिटी मीडिएशन समाज में फिर से संवाद और सौहार्द लाने की एक कोशिश है। तो एक छोटे से उदाहरण के साथ, जो अक्सर मैं कम्युनिटी मीडिएशन के इनॉग्रेशन में देता हूं, उसके साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने कामारेड्डी और निजामाबाद में ये कम्युनिटी मीडिएशन का संवाद शुरू किया, और उसके बाद दोनों जिलों की एक साथ ट्रेनिंग की, क्योंकि वो दोनों जिले बिल्कुल लगे हुए हैं। तो वो घनघोर बरसात के दिन थे और हैदराबाद शहर उस समय मलेरिया और डेंगू से पीड़ित था। तो 3 दिन की ट्रेनिंग में से एक दिन मैंने सोचा था कि मैं भी जाऊंगा वहां, उनके साथ शिरकत करूंगा। तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि इस समय बुरी तरह से डेंगू और वायरल फैला हुआ है, क्या आप जाना चाहेंगे ऐसे समय में? मैं गया, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि 3 दिनों तक अलग अलग जगहों से घनघोर बारिश में लोग मोटरसाइकिल पर, बस में सफर करके आ रहे हैं और पूरा पूरा दिन कम्युनिटी मीडिएशन अटेंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो आज कम्युनिटी मीडिएशन के वहां से आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े उत्साहजनक हैं कि सारे झगड़े वो गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, मंडल के स्तर पे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने लौट के अपने सेक्रेटरी से मजाकिया लहजे में ये कहा कि आप सोचते थे कि डेंगू और मलेरिया ही संक्रामक होता है, इन्फेक्शस होता है। आप देखिए भलाई कितनी संक्रामक होती है कि एक अच्छे काम के लिए लोग 2 जिलों से घनघोर बारिश में 3-3 दिन एक साथ जमा हुए और वो एक अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी ये साबित करें कि बुराई संक्रामक नहीं होती, भलाई भी संक्रामक हो सकती है, और हम इस कम्युनिटी मीडिएशन को और आगे ले जाएं। इस शुभकामना के साथ और आप सबकी उपस्थिति के लिए शुक्रिया कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे इस बात की थोड़ा एहसास कमतरी है कि मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज वारंगल और मिस्टर पंचाक्षरी की तरह से आपकी जबान में आपसे तेलुगु में मुखातिब नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यह बताया गया कि आप अंग्रेजी की बजाय बनिस्बत उर्दू और हिंदी को बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आपसे उस जबान में ही मुखातिब हुआ जाए। कम्युनिटी मीडिएशन एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो मीडिएशन होता था वो कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन होता था। जब मुकदमे कोर्ट में फाइल होते थे तो अदालतें या तो किसी ट्रेंड मीडिएटर को या अदालतें खुद या किसी ट्रेंड एडवोकेट को मीडिएशन का काम देती थी। लेकिन केरल में पहली मर्तबा एक उन्होंने परीक्षण किया और ये सोचा कि हर व्यक्ति किसी ना किसी जमात, किसी न किसी कम्युनिटी से आता है, और हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, जिनका कम्युनिटी में एक सम्मान होता है। तो क्यों ना हम उस कम्युनिटी के उन लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दें कि मीडिएशन कैसे की जाती है। तो वो लोग जो उस कम्युनिटी से किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अदालत में आए हैं या किसी और भी किस्म के डिस्प्यूट, बंटवारे में अदालत में आए हैं,
उनका मीडिएशन अगर उस कम्युनिटी के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो उसका संवाद, उसका रेपो ज्यादा आसानी से बन सकेगा उस व्यक्ति से। केरल ने ये उदाहरण पेश किया, और जब मैं अपने पेरेंट स्टेट मध्य प्रदेश में इंदौर बेंच का एडमिनिस्ट्रेटिव जज था, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट के परिसर में लगभग 25-30 कम्युनिटी के हेड्स को इनवाइट किया और उनके साथ अपना ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, जैसा पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, और आपसे इस बात की रजामंदी चाहिए थी कि क्या इस काम में आप लोग शामिल होना चाहेंगे। न्यायालय में आ सकते थे, आते, वो मुकदमे न्यायालय में आने से पहले ही लोगों में आपस में सुलझ गए। आखिर ये सारी कोशिश अदालतें या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसलिए नहीं कर रही हैं कि न्यायालयों पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है, या न्यायालयों में काम, मुकदमे को निराकृत होने में समय लगता है। इसका जो बुनियादी उद्देश्य है, वो बुनियादी उद्देश्य यह है कि जो खास तौर पे मैट्रिमोनियल पति पत्नी के झगड़े होते हैं, इसमें आमतौर पर कोई गंभीर कानूनी मुद्दा शामिल नहीं होता। इसमें अहंकार के टकराव होते हैं, इसमें कॉम्पैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, इसमें लाइफस्टाइल डिफरेंट होने के इश्यूज होते हैं। और पिछले 30-40 साल में खास तौर पे जिस तरह से समाज का वातावरण बदला है, मीडिया और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, दूसरे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लोगों के सामने हैं, तो इसकी बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से कॉम्पैटिबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं। और अदालतों के पास, ईमानदारी से कहूं तो अदालतों के पास इन अदावतों का, इन डिस्प्यूट्स का कोई हल नहीं है। अदालतों में कोई एक अदालत में मुकदमा जीत जाता है, एक व्यक्ति हार जाता है, वो मुकदमा उससे उसके अगली अदालत में चला जाता है, वहां भी हार जाता है कोई, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन जो मसला है वो मसला वहीं का वहीं रहता है। और कई बार मसला बहुत छोटा सा होता है जो वक्त पे एड्रेस नहीं किए जाने की वजह से बहुत विकराल रूप ले लेता है। मैं आपको अपना खुद का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन में मैं मिस्टर पंचाक्षरी के साथ रंगारेड्डी जिले में गया। वहां पर एक पति पत्नी का लोक अदालत ने आपस में समझौता कराया। तो एक प्रचलन है कि जब वो समझौता होता है तो उनका सबके सामने फिर से वरमाला बदल कराई जाती है और लोग उसको ताली बजाते हैं और ये आशा की जाती है कि वो फिर से साथ में अच्छे से रहेंगे। तो जो जोड़ा उस दिन हमारे सामने था, उनकी उम्र लगभग 54-55 साल की थी, मैच्योर्ड लोग थे। तो वो सेरेमनी होने के बाद उन्होंने कहा कि सर हम आपका 2 मिनट का टाइम लेना चाहते हैं। और बातचीत में उन्होंने ये कहा कि देखिए, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो नोक झोंक हमेशा होती रहती है, हमारे बीच भी होती थी, लेकिन एक दिन उसने कुछ गंदा स्वरूप ले लिया, कुछ बात बढ़ गई। मेरी पत्नी नाराज होकर चली गई अपने किसी रिश्तेदार के पास जो वकील थे, और उनको अपनी व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा मैं इसको ठीक कर देता हूं, मैं एक दावा बनाता हूं, आप उस पर साइन कर दीजिए। उन्होंने दावा बनाया, मेरी पत्नी ने भरोसा करके बिना उसको देखे दस्तखत कर दिए। जब पति को वो नोटिस मिला और साथ में दावे की कॉपी मिली, तो उसमें पाया कि उन्होंने पति पर एडल्ट्री का, दूसरी किसी महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी आक्षेप लगाया था। तो पति बहुत नाराज हुए, तो वो अपने वकील के पास गए। तो उनके वकील ने उनको ये सलाह दी कि आप भी ऐसा ही आरोप लगाइए, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो उसने भी वैसा ही जवाब दावा पेश किया और उसमें उस तरह की बात कही। फिर वो व्यक्ति मुझसे ये कहते हैं कि 3 साल बाद हमको ये समझ में आया कि इसमें दोनों वकील कमा रहे हैं और हम दोनों लूज कर रहे हैं। और फिर हमने लोक अदालत की शरण ली और हमारी ये समझ में आया कि ये मुकदमा आपस में निपटाया जा सकता है। बड़ी मामूली सी बात बहुत बिगड़ गई है और इसका जो असर है वो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। तो ये जो मामूली झगड़े हैं, इनको अगर समय पर एड्रेस कर लिया जाए तो ये विकराल रूप नहीं लेते। एक बहुत पुराने शायर हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, रहीम।
तो रहीम ये कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन, प्रेम के धागे को चटका के मत तोड़ो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटने से जुड़ता नहीं है और जोड़ेंगे तो गांठ पड़ जाएगी।